हम लोग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़ रहे थे। इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में हमने लास्ट में पढ़ा था IUPAC नोमेनक्लेचर, उसके बाद हमने पढ़ा था आयोनाइजेशन में पढ़ा था कि आइसोमराइजेशन में पढ़ा था कि कौन से आइसोमर्स पॉसिबल है और किस प्रकार से वो शो करेंगे। अभी ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे हम लोग 3 थ्योरीज को यूज करेंगे। हमारा फर्स्ट थ्योरी होता है, उसको बोलते हैं वेर्नर्स थ्योरी। सेकंड थ्योरी इज कॉल्ड एज VBT का फुल फॉर्म होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये उसी प्रकार से होता है जैसे हमने केमिकल बॉन्डिंग में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पढ़ा था, ठीक है। तो वहां का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और यहाँ का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोथ आर सिमिलर। फर्क इतना है कि वहां पे म्यूचुअल शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता था, यहाँ पे मतलब इक्वल शेयरिंग से बॉन्ड बनता था, लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो अनइक्वल शेयरिंग से बनेगा। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन VBT in chemical bonding or VBT in coordination complex. And last theory is called as CFT, crystal fields theory. Last one is CFT, that is called as crystal field theory. सबसे पहले आपको शुरू करना है वेर्नर्स थ्योरी के बारे में। नॉर्मली ये जो वेर्नर्स थ्योरी होता है, इस वेर्नर्स थ्योरी में ये वेर्नर्स नाम का जो साइंटिस्ट था, इस साइंटिस्ट ने क्या किया था, ये COCl3 और NH3 का जो कंपाउंड बनता है, इस कंपाउंड के बारे में स्टडी किया था। और इसके बारे में स्टडी करने के बाद उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए थे, उन पॉइंट्स के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। अब यहाँ पे हम मानते हैं तो इस कॉम्प्लेक्स में ये कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स मतलब एक सिंपल कंपाउंड है, क्योंकि मैंने इसको अभी तक स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखा है। इफ हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखा है, इट मींस दैट अभी तक एक सिंपल मॉलिक्यूल है। इसका मतलब ये कोबाल्ट के साथ 3 क्लोरीन है और हम यहाँ पे मैक्सिमम 6 अमोनिया यूज कर सकते हैं। क्या बोला मैंने? मैक्सिमम 6 अमोनिया यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको पूछता हूँ, इस मॉलिक्यूल में मतलब ये COCl3 में ये CO का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा? What will be the oxidation number of CO? तो ये कैसे निकालेंगे? ये CO जो है इस क्लोरीन के साथ है, 1 क्लोरीन हैविंग -1 चार्ज, तो 3 क्लोरीन हैविंग -3, सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस मेटल विल बी +3। तो इस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए? +3 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मेटल है +3, साथ में 3 Cl है और यहाँ पे 6 अमोनिया है, ठीक है। इफ हम इन दोनों को यूज करते हैं तो उन्होंने बोला कि मैक्सिमम आप 6 अमोनिया यूज कर सकते हो। तो इनिशियली मैं 6 के 6 अमोनिया यूज करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोबाल्ट है, इस कोबाल्ट का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6, ठीक है। मतलब ये कोबाल्ट जो रहेगा वो मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। इसलिए इसका लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। यहाँ पे जो अमोनिया है, मतलब इफ हम यहाँ पे कोबाल्ट को सेपरेट कर देते हैं, सो कोबाल्ट विल बी +3, साथ में हमको मिलेंगे 3 मोल्स ऑफ Cl-1 और साथ में मिलेंगे मैक्सिमम 6 मोल ऑफ अमोनिया। मैक्सिमम 6 मोल ऑफ अमोनिया को वहां पे यूज कर सकते हो। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या किया हुआ है, उन्होंने कंपाउंड बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये पहला कंपाउंड है। इस कंपाउंड में ये कोबाल्ट जो है ये मेटल है और यहाँ पे अमोनिया जो रहेगा वो लिगेंड का काम करेगा। इसका काम करेगा लिगेंड का। तो पहला प्रेफरेंस अमोनिया को रहेगा और दूसरा प्रेफरेंस जो रहेगा वो क्या रहेगा? क्लोरीन को रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इनका जब कंपाउंड बनाएंगे तो इनका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा इस फॉर्मूला की वजह से, दैट विल बी CO इन ब्रैकेट NH3/6, ओवरऑल चार्ज विल बी +3 और यहाँ पे रहेंगे Cl3, ठीक है। इस प्रकार से अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, इस कॉम्प्लेक्स में अमोनिया ने लिगेंड का काम किया है और Cl ने काउंटर आयन का काम किया है। तो ये जो कोबाल्ट के साथ जो क्लोरीन पहले से अटैच्ड है, ये जो रहेगा ये वर्सेटाइल है। ये कोबाल्ट 6 बॉन्ड बनाएगा। 6 बॉन्ड बनाने के लिए उसको लिगेंड मिलते हैं तो ठीक है, लिगेंड नहीं मिलेंगे तो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा।
बट यहाँ पे उसके पास 6 अमोनिया प्रेजेंट है और इसीलिए इसमें 6 के 6 बॉन्ड अमोनिया के साथ ही है। अब मैं आपको पूछता हूँ, इफ हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स हमको कितने आयंस देगा? ये कॉम्प्लेक्स हमको वाटर में जाने के बाद कितने आयंस देगा? टोटल कितने आयंस देगा? कितने टाइप के पूछूंगा तो मैं आपको कितने टाइप के पूछूंगा तो आपका आंसर होना चाहिए 2 टाइप के आयंस मिलेंगे। और टोटल कितने आयंस मिलेंगे जब ये पूछूंगा तो आपका आंसर होना चाहिए 4। 1 will be +3 and 3 will be -1, so total number of ions will be 4। ठीक है, ये एक कंपाउंड था। उन्होंने दूसरा कंपाउंड यूज किया था, दैट सेकंड कंपाउंड वाज COCl3.5NH3। अब यहाँ पे कितने NH3 है? 5 NH3। इसमें क्या होगा? ये कोबाल्ट जो रहेगा यहाँ पे भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये कोबाल्ट 6 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन यहाँ पे अमोनिया कितने हैं? 5। मतलब ये मैक्सिमम क्या करेगा? ये 5 ही अमोनिया के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब एक अमोनिया एक बॉन्ड बनाएगा, 5 अमोनिया 5 बॉन्ड बनाएंगे, बट इस कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी इन ब्रैकेट CONH3/5 अटैच टू Cl और दिस विल बी Cl2। ये वाला कॉम्प्लेक्स जो रहेगा वो कितने नंबर ऑफ आयंस दे सकता है? ये कितने नंबर ऑफ आयंस दे सकता है? इसमें टोटल नंबर ऑफ आयंस जो रहेंगे वो कितने रहेंगे? नंबर ऑफ आयंस विल बी 3। सो इस कंपाउंड में नंबर ऑफ आयंस विल बी 3। नेक्स्ट विल बी थर्ड वन, COCl3.4NH3। तो यहाँ पे जो हमको कॉम्प्लेक्स मिलेगा दैट विल बी CO अटैच टू NH3/4 अटैच टू Cl2 अटैच टू Cl और इसमें टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। सो नंबर ऑफ आयंस विल बी 2। हम फोर्थ वाले मॉलिक्यूल को लिखते हैं एंड फोर्थ मॉलिक्यूल वाज COCl3.3NH3। तो यहाँ पे हमको जो कॉम्प्लेक्स मिलेगा दैट विल बी CO in bracket NH3/6 attached to NH3/3 attached to Cl3 इसमें। अब यहाँ पे हमको टोटल कितने आयंस मिलेंगे? जो लास्ट वाला एग्जांपल मैंने लिखा है उसमें टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होने चाहिए? सो टोटल नंबर ऑफ आयंस विल बी 0। सो इस कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ आयंस कितने रहेंगे? 0। ठीक है, तो ये उन्होंने कुछ एग्जांपल्स बताए थे और उन एग्जांपल के हिसाब से क्या किया था, उन्होंने कुछ बताने का काम किया था। अब मैं आपको पूछता हूँ, इस कंपाउंड में कौन से मॉलिक्यूल के वजह से, कौन से एटम के वजह से, कौन से मॉलिक्यूल के वजह से हमको कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट पता चला? ठीक है, क्वेश्चन क्या है मेरा, इस पूरे मॉलिक्यूल में किसकी वजह से? ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, कॉम्प्लेक्स वो होता है जो स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा। तो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में से कौन से एटम में, कौन से ग्रुप ऑफ एटम ने हमको कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर बताया? किसने बताया? क्लोरीन ने। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा बोला कि ये क्लोरीन जो रहेगा ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल बताएगा। क्या करेगा? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल बताएगा। तो वेर्नर ने इसी थ्योरी को यूज किया और उन्होंने बोला कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, any coordination complex will show 2 type of valency। It will show 2 type of valency। 1 डिग्री का मतलब होता है प्राइमरी वैलेंसी और 2 डिग्री का मतलब होता है सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1 डिग्री जो है ये प्राइमरी के लिए यूज किया है और यहाँ पे 2 डिग्री जो है ये मैंने सेकेंडरी के लिए यूज किया है। तो वेर्नर के हिसाब से 2 टाइप के वैलेंसीज होने चाहिए किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। उनमें से जो प्राइमरी वैलेंसी होता है ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल बताने का काम करेगा। किसका काम करेगा? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल बताने का काम करेगा। लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी रहेगा ये कोऑर्डिनेशन बताने का काम करेगा। वो क्या करेगा? कोऑर्डिनेशन बताने का काम करेगा। ठीक है, कुछ लोग बोलते थे कि सर यहाँ पे ये क्लोरीन का नंबर नॉमेनक्लेचर में क्यों नहीं लिखते हैं?
क्यों नहीं लिखते हैं? ताकि हमको उसके नाम से ही पता चल जाता है, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो लिखते हैं तो ये पता चल जाता है कि नंबर ऑफ काउंटर एट कितने रहेंगे, नंबर ऑफ काउंटर एट कितने रहेंगे। ठीक है, तो इनका मतलब ये होता है कि जो प्राइमरी वैलेंसी जो रहेगा वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रहेगा और सेकेंडरी वैलेंसी जो रहेगा वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहेगा। वेरनर के हिसाब से उन्होंने जो बोला है मैं पहले वो बता देता हूँ और फिर हम ये देखेंगे कि उसने जो बोला था वो सही है कि गलत है। ठीक है, उन्होंने बोला था प्राइमरी वैलेंसी चेंज हो सकता है, प्राइमरी वैलेंसी चेंज हो सकता है, बट सेकेंडरी वैलेंसी जो रहेगा वो फिक्स रहेगा। ठीक है, दूसरी बात, प्राइमरी वैलेंसी जो रहेगा वो जियोमेट्री नहीं बताएगा। जियोमेट्री नहीं बताएगा मतलब इसका डायरेक्शनल नेचर नहीं रहेगा। सेकेंडरी वैलेंसी जो रहेगा वो जियोमेट्री बताने का काम करेगा। तो किसी भी मॉलिक्यूल का जियोमेट्री क्या है, वो टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है कि स्क्वायर प्लेनर है कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ये बताने का काम सेकेंडरी वैलेंसी करेगा, प्राइमरी वैलेंसी नहीं करेगा। इन्होंने एक बात और बोली थी, प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने का काम हमेशा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ही करेंगे, जैसे यहाँ पे Cl कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये Cl जो है वो नेगेटिवली चार्ज है और उन्होंने बोला है कि सेकेंडरी वैलेंसी कैन बी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव एंड न्यूट्रल, मतलब नेगेटिव चार्ज का मॉलिक्यूल रहेगा, आयन रहेगा, वो भी सेकेंडरी वैलेंसी शो कर सकता है और न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी सेकेंडरी वैलेंसी शो कर सकता है। ठीक है, साथ में उन्होंने ये बोला था कि ये प्राइमरी वैलेंसी जो रहेगा ये आयोनाइजेबल रहेगा, इट विल बी आयोनाइजेबल एंड सेकेंडरी वैलेंसी विल बी नॉन आयोनाइजेबल। मतलब ये प्राइमरी वैलेंसी वाले स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड की बात कर रहे हैं या स्क्वायर ब्रैकेट के आउटसाइड की बात कर रहे हैं, क्या लगता है? यहां से क्लियर हो जाएगा इस पॉइंट से। प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल है, इसका मतलब प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइज हो सकता है, आयंस में कन्वर्ट हो सकता है, बट सेकेंडरी वैलेंसी जो रहेगा वो आयोनाइजेबल नहीं रहेगा, आप उसको आयोनाइज नहीं कर सकते हो। इसका मतलब प्राइमरी वैलेंसी जो रहेगा वो स्क्वायर ब्रैकेट के आउटसाइड में रहेगा और सेकेंडरी वैलेंसी जो रहेगा वो स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड में रहेगा। समझ गए? अब आप यही से पता लगा सकते हो कि कौन रहेगा प्राइमरी वैलेंसी और कौन रहेगा सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, अब देखो इसमें अमोनिया जो है वो किसका काम कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी, क्या लगता है? पहले वाले मॉलिक्यूल में अमोनिया जो रहेगा वो किसका काम करेगा, प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी। ये दो लाइन आपको क्लियर कर देंगे कि कौन होना चाहिए प्राइमरी, कौन होना चाहिए सेकेंडरी। यहाँ पे फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में कितने ऐसे आयंस हैं जो प्राइमरी वैलेंसी का काम करेंगे, कितने ऐसे आयंस हैं जो प्राइमरी वैलेंसी का काम करेंगे? तो ऐसे यहाँ पे 3 आयंस है Cl के। हम सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ऐसे कितने आयंस हैं जो प्राइमरी वैलेंसी का काम कर रहे हैं? तो यहाँ पे 2 आयन प्राइमरी वैलेंसी का काम कर रहे हैं, यहाँ पे 1 आयन प्राइमरी वैलेंसी का काम कर रहा है, यहाँ पे 0 आयन जो रहेंगे वो प्राइमरी वैलेंसी का काम करेंगे। ये तो क्लियर हो गया? ठीक है, ये 2 पॉइंट से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उन्होंने बोला है प्राइमरी वैलेंसी मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो रहेगा वो सेटिस्फाइड बाय नेगेटिवली चार्ज, और यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज नहीं है। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड में है वो अनायन भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। यहाँ पे अमोनिया जो है वो न्यूट्रल है और Cl जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, मतलब उन्होंने इस बात को भी क्लियर कर दिया। जियोमेट्री बात कर रहा था, जियोमेट्री का मतलब ज्योमेट्री, ज्योमेट्री कैसा रहेगा, स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, वो ये बताने का काम करेगा। सपोज इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इसका ज्योमेट्री क्या होना चाहिए, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, तो इसका ज्योमेट्री क्या होना चाहिए, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर या ऑक्टाहेड्रल, क्या पॉसिबिलिटी है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इफ कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6 तो इसका ज्योमेट्री होना चाहिए ऑक्टाहेड्रल, इसका भी ज्योमेट्री क्या रहेगा, ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे 4 और 2 6, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6 तो इसका ज्योमेट्री भी रहेगा ऑक्टाहेड्रल और इसका ज्योमेट्री भी रहेगा ऑक्टाहेड्रल। सभी में कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, सभी में कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है और इसलिए लिखा हुआ है कि ये कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। यहाँ पे
प्राइमरी वैलेंसी 3 है, यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी 2 है, यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी 1 है और यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी 0 है, और इसलिए लिखा हुआ है कि प्राइमरी वैलेंसी जो रहेगा वो क्या करेगा, चेंज होगा। और इस प्राइमरी वैलेंसी का काम क्या है, ये मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा ये बताने का काम करेगा। क्यों? अब मैंने यहाँ पे ये सब कुछ नहीं लिखा है, तो हमें कैसे पता चलेगा इस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? तो मैं यहाँ पे Cl2 लिखता हूँ, सो 1 Cl हैविंग -1 चार्ज, 2 Cl हैविंग -2 चार्ज, तो क्या होगा, दिस विल बी +2। आप इसको काउंट करोगे तो आपको मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर मिल जाएगा, और इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो प्राइमरी वैलेंसी होता है ये मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट बताने का काम करता है। ठीक है, इस प्रकार से अब सभी में 6 6 6 और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा, इफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा तो इसका ज्योमेट्री जो रहेगा वो सेम रहेगा, और ये कैसा रहेगा, ऑक्टाहेड्रल रहेगा। ये कैसा रहेगा, ऑक्टाहेड्रल रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये कुछ बातें बताई थी किसने, वेर्नर्स ने। ठीक है, जब इनको ये पूछा गया कि इनका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, तो उन्होंने ऐसा बोला कि जो सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है, सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो सॉलिड लाइन से ड्रॉ करते हैं, वो सॉलिड लाइन से शो करेंगे, और प्राइमरी वैलेंसी जो रहेगा ये डॉटेड लाइन से शो करेंगे। प्राइमरी वैलेंसी क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से शो करेंगे। लेकिन इफ कभी ऐसा होता है कोई पर्टिकुलर एटम जो रहेगा वो दोनों का काम करेगा, तो उसको हम लोग दोनों लाइन से साथ में शो करेंगे। ठीक है, मतलब नॉर्मली यहाँ पे अमोनिया जो रहेगा वो किसका काम करेगा, लिगेंड का काम करेगा। जो लिगेंड का काम करेगा पहले से, मतलब यहाँ पे क्लोरीन जो है ये प्राइमरी वैलेंसी का काम कर रहा है, और यहाँ पे अमोनिया जो रहेगा वो सेकेंडरी वैलेंसी का काम कर रहा है। तो अमोनिया पहले से सेकेंडरी वैलेंसी का काम कर रहा है, जो पहले प्राइमरी वैलेंसी का काम करता था बाद में सेकेंडरी वैलेंसी का काम कर रहा है। तो पहले में Cl प्राइमरी का काम कर रहा है, तीनों के तीनों। सेकंड में क्या हो रहा है, 3 Cl में से 1 Cl जो रहेगा वो प्राइमरी का काम कर रहा है, और 2 Cl जो है वो सेकेंडरी का काम कर रहा है। नहीं सॉरी, सेकंड वाले में 1 Cl जो है वो सेकेंडरी का काम कर रहा है, और 1 Cl जो है ये प्राइमरी वैलेंसी का काम कर रहा है। इसमें 2 Cl जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी का काम कर रहे हैं, और 1 Cl जो है वो प्राइमरी वैलेंसी का काम कर रहा है। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि कितने Cl प्राइमरी वैलेंसी का काम करेंगे और कितने Cl जो रहेंगे वो सेकेंडरी वैलेंसी का काम करेंगे। जब ये पूछा गया कि आपको इनका स्ट्रक्चर बताना है, मतलब इनका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, तो उन्होंने ऐसा बोला कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो हम लोग डॉटेड से शो करेंगे, जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो हम लोग सॉलिड लाइन से शो करेंगे। लेकिन जो पहले प्राइमरी वैलेंसी का काम करता था, जो पहले प्राइमरी वैलेंसी का काम करता था और बाद में जो सेकेंडरी वैलेंसी का काम करेगा, उसको हम लोग दोनों लाइन से शो करेंगे। उसको हम लोग सॉलिड लाइन से भी शो करेंगे और उसको हम लोग डॉटेड लाइन से भी शो करेंगे। ऐसे बात है, ठीक है, क्लियर। अब उन्होंने बोला कि चलो, इनको बोला हमने आप इसका स्ट्रक्चर बता दो फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल का, कि फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, ये सेंटर में हमने CO को लिखा, और इस CO के ऊपर हमने इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जो यहाँ पे है, सही है। सो दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, सॉरी कोबाल्ट। फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पे ये जो लिगेंड है, ये अमोनिया लिगेंड का काम कर रहा है, तो ये यहाँ पे 6 है, तो हमको 6 सॉलिड लाइन चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, दिस इज 1 सॉलिड लाइन, सेकंड सॉलिड लाइन, थर्ड सॉलिड लाइन, फोर्थ सॉलिड लाइन, फिफ्थ सॉलिड लाइन एंड 6th सॉलिड लाइन। तो 6 सॉलिड लाइन हमने ड्रॉ किए, और 6 के 6 जगह आपने अमोनिया लिख दिया। दिस इज 1 अमोनिया, दिस इज सेकंड अमोनिया, दिस इज थर्ड अमोनिया, दिस इज फोर्थ अमोनिया, दिस इज फिफ्थ अमोनिया एंड दिस इज 6th अमोनिया। और कितने सॉलिड लाइन है, यहाँ पे 6 सॉलिड लाइन है। इसका मतलब इसका सेकेंडरी वैलेंसी कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी 6 रहेगा। अब यहाँ पे कितने ऐसे Cl है जो पहले से प्राइमरी का है, और यहाँ पे भी तीनों के तीनों Cl प्राइमरी वैलेंसी का काम कर रहे हैं, और इसीलिए
इसलिए हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन से 1Cl को ड्रॉ किया, हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन को सेकंड Cl से शो किया और हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन से थर्ड Cl को शो किया। तो उन्होंने बोला कि पहले वाले मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा, और जब पहले वाले मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा तो हम इसमें क्या करेंगे, हम ज्योमेट्री जो रहेगी वो सॉलिड वॉल की ही लिखेंगे। और सॉलिड वॉल को जब हमने ज्वाइन किया तो ये क्या कर रहा है, अपर साइड में 4 फेस और लोअर साइड में 4 फेस बना रहा है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ फेसेस आर 8। तो इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो कैसा रहेगा, ऑक्टाहेड्रल रहेगा। तो इसके ज्योमेट्री को उन्होंने बोला है दिस विल बी अ ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ये कैसा होना चाहिए, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के जैसा नेचर क्या करेगा, शो करेगा। ये तो हुई स्ट्रक्चर की बात। जब हमने पूछा इफ, ये तो ठीक है मान लिया, आप थर्ड वाले का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे, थर्ड वाले मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, दिस इज कोबाल्ट। यहाँ पे कोबाल्ट के कितने बॉन्ड बनाए हैं, यहाँ पे 6 बॉन्ड बनाए हैं, तो आप बना दो 6 बॉन्ड ऐसे, इस प्रकार से लिख दो अमोनिया। सो दिस इज अमोनिया, दिस इज अमोनिया, दिस इज अमोनिया, दिस इज अमोनिया। कितने अमोनिया हो गए, 4। कितने Cl है, 2। दिस इज 1Cl एंड दिस इज सेकंड Cl। अब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कौन है, 1Cl, और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रहेगा वो प्राइमरी वैलेंसी का काम करेगा, और जो प्राइमरी वैलेंसी का काम करेगा वो डॉटेड लाइन से शो करेंगे। तो उन्होंने बोला है कि हमने एक Cl को डॉटेड लाइन से शो किया ऐसे। अब क्वेश्चन ये आता है, यहाँ पे जो Cl है वो प्राइमरी वैलेंसी का काम कर रहा है, बट यहाँ पे वो 3 Cl में से 2 Cl सेकेंडरी वैलेंसी का काम कर रहे हैं। मतलब Cl होना तो चाहिए प्राइमरी वैलेंसी पे, लेकिन अब वो सेकेंडरी वैलेंसी पे गया है, और जो प्राइमरी वैलेंसी से सेकेंडरी वैलेंसी में जाता है उसको हम लोग डॉटेड और सॉलिड दोनों से शो करेंगे। तो यहाँ पे जो Cl रहेगा इसको हम लोग इस प्रकार से शो करेंगे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थर्ड वन। आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके दिए हैं, उसमें आप देख सकते हो कि इसका स्ट्रक्चर जो रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा। मैंने यहाँ पे 4 में से 2 ही स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके दिया है, आपके टेक्स्ट बुक में चारों के चारों स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिए हैं। डिड यू गेट माय पॉइंट? ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ बातें बताई है वैलेंस वॉटरस थ्योरी में। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द वेनर्स थ्योरी, दिस इज अबाउट द वेनर्स थ्योरी। क्या लगता है इसके लिमिटेशंस क्या क्या होने चाहिए, लिमिटेशंस, इफ हम लिमिटेशंस पूछेंगे तो क्या होना चाहिए? यहां से भी कुछ लिमिटेशन हम बता सकते हैं बिना कुछ लिखे। पहला लिमिटेशन ये हो सकता है, इन्होंने बोला है कि प्राइमरी वैलेंसी मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो होता है वो हमेशा अनायन से शो करेंगे। डिड यू गेट माय पॉइंट? इन्होंने क्या बोला है कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो लिखते हैं, जो प्राइमरी वैलेंसी का काम करता है उसको सेटिस्फाई करने का काम हमेशा अनायन ही करेगा। क्या ये जरूरी है कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो काउंटर आयन रहेगा वो हमेशा नेगेटिव चार्ज ही हो सकता है? इट मे बी पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि हमने कुछ कंपाउंड्स ऐसे देखे थे जिसमें वो पॉजिटिवली चार्ज था। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं K2 इन ब्रैकेट FeCN/6। तो इस मॉलिक्यूल की जब बात करते हैं तो इस मॉलिक्यूल में जो प्राइमरी वैलेंसी का काम कर रहा है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, उन्होंने पॉजिटिव के बारे में कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला कि जितने भी प्राइमरी वैलेंसी जो रहेंगी वो बस स्क्वायर नेगेटिवली चार्ज होनी चाहिए। लेकिन जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, इफ वो बोलते हैं कि वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रहेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर तो पॉजिटिवली चार्ज भी है। तो क्या हम इसको प्राइमरी वैलेंसी बोले या ना बोले, इसके बारे में उन्होंने कुछ आंसर नहीं दिया। तो ये इसका एक लिमिटेशन हो सकता है, ये इसका एक लिमिटेशन हो सकता है। दूसरी बात, इफ मैं यहां पे कॉम्प्लेक्स लिखता हूं निकेल, एक कॉम्प्लेक्स लिखता हूं निकेल En/3 और इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा दैट ऑक्सीडेशन नंबर विल बी +2। अब आपको क्या लगता है, ये जो है ये मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करने के लिए हमने Cl2 लगा दिया, तो इसमें कौन है काउंटर आयन? Cl, और ये जो काउंटर आयन है वो नेगेटिवली चार्ज है। इसने ये तो बता दिया कि ये कॉम्प्लेक्स बनेगा।
अब ये वाला कॉम्प्लेक्स जो रहेगा वो एक्चुअल में हम देखते हैं तो ये वायोलेट कलर को शो करता है। किसको शो करता है? वायोलेट कलर को। उन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो कॉम्प्लेक्स रहेंगे वो कौन सा कलर शो करेंगे। इफ वो कलर शो करेंगे तो वो कलर जो रहेगा वो उनका क्यों होगा, मतलब जितने भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं, जितने भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं सभी के सभी कलर शो करते हैं, सभी के सभी कलर शो करते हैं। और इफ सभी के सभी कलर शो करते हैं तो फिर वो कलर क्यों शो करते हैं इसके बारे में उन्होंने कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो ये भी एक इसका लिमिटेशन हो सकता है। ठीक है, मैं लिमिटेशन आपको बता रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहां पे लिख नहीं रहा हूं। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने ये नहीं बताया कि ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पे जो बन रहा है, कोई भी मॉलिक्यूल इनमें से, हम इसी की बात करते हैं, ये वाला जो मॉलिक्यूल बन रहा है, इस मॉलिक्यूल का हमको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ढूंढना है। मतलब ये मॉलिक्यूल जो रहेगा वो पैरामैग्नेटिक है कि वो डायमैग्नेटिक है, इसके बारे में नहीं बताया। तो वेर्नर्स थ्योरी जो है ये नहीं बताती है कि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बना है ये कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक रहेगा कि पैरामैग्नेटिक रहेगा। ये भी इसका एक ड्रॉबैक हो गया, क्योंकि उन्होंने कहीं पे भी एक लाइन भी नहीं लिखी है कि हम इस प्रॉपर्टी से ये पता लगाएंगे कि दिस विल बी अ पैरामैग्नेटिक कंपाउंड और दिस विल बी अ डायमैग्नेटिक कंपाउंड। ठीक है, एक बात और उन्होंने ये तो बोला था, मतलब नॉर्मली देखो, सपोज हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे कोई कंपाउंड 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो रहेगा वो कितना रहेगा? 4। इफ कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4 देन व्हिच टाइप ऑफ ज्योमेट्रीज आर पॉसिबल? तो कोऑर्डिनेशन नंबर 1 4 में कितने ज्योमेट्रीज पॉसिबल होते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 ज्योमेट्री पॉसिबल होते हैं। कौन से? वन विल बी स्फीयर प्लानर एंड सेकंड विल बी टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे 2 पॉसिबल रहेंगे, एक रहेगा स्फीयर प्लानर और दूसरा रहेगा टेट्राहेड्रल। इसने बोला कि ठीक है वो 4 बॉन्ड बनाएगा, बहुत सही बात है, लेकिन कब वो टेट्राहेड्रल रहेगा और कब वो स्क्वायर प्लानर रहेगा इसके बारे में उन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं दी। ये तो ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला मॉलिक्यूल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो तो ऑक्टाहेड्रल ही रहेगा, लेकिन तब क्या होगा जब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो मॉलिक्यूल एग्जैक्टली स्क्वायर प्लानर है कि वो मॉलिक्यूल एग्जैक्टली टेट्राहेड्रल है? तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिस क्वेश्चन के बारे में इन्होंने कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो हम उनको लिमिटेशंस ऑफ वेर्नर्स थ्योरी बोल सकते हैं। समझे बात को? तो हम उनको क्या बोल सकते हैं? लिमिटेशंस ऑफ वेर्नर्स थ्योरी। सही है, ठीक है, तो हम उनको बोलेंगे लिमिटेशंस ऑफ वेर्नर्स थ्योरी। क्लियर? दैट इज वीबीटी। ओके, वीबीटी में मैं एक एक बातें बताते जाऊंगा, ठीक है, साथ में हो सके तो एक्सप्लेन तो अभी पॉसिबल नहीं है, एक्सप्लेन तो बाद में ही करूंगा मैं, ठीक है, पहले मैं लिखते जाता हूं। अकॉर्डिंग टू वीबीटी जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये 2 पार्ट का बनता है। फर्स्ट वन इज अ मेटल एंड सेकंड इज अ लिगेंड। तो ये उन्होंने बोला था कि पहला जो रहेगा वो मेटल रहेगा और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा लिगेंड। उन्होंने बोला था कि ये जो मेटल है, दिस मेटल मस्ट हैव एम्प्टी ऑर्बिटल, तो उनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होनी चाहिए। मतलब इफ इनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल रहेंगे तो ही ये क्या करेगा? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। और उस टाइम पे ये जो मेटल है ये s ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल इनको यूज कर सकता है बॉन्ड बनाने के लिए। किसको यूज कर सकता है? s को यूज कर सकता है, p को यूज कर सकता है, d को यूज कर सकता है। सपोज हमने माना कि इफ उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इफ उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वो कितने ऑर्बिटल को यूज करेगा? 4। मतलब सिंपली बात हम ये मान के चलते हैं
कि इन तीनों को मिक्स करेंगे और तीनों को मिक्स करने का जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। क्या हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में? तो ये कंसेप्ट यहाँ पे है। उनका कहना ऐसा है कि ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स रहेंगे, इन एम्प्टी ऑर्बिटल्स को ये मेटल क्या करेगा, यूज करेगा, और इनको जब यूज करेगा तो उनको हम लोग इंटरमिक्स करेंगे, और उनको इंटरमिक्स करने का जो प्रोसेस होता है एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। तो उन्होंने बोला कि एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो यहाँ पे दो टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज sp3 एंड सेकंड इज कॉल्ड एज dsp2। ऐसा बोला कि ये दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। फिर उन्होंने बोला कि इफ कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होता है तो एक ही पॉसिबल है, दैट इज कॉल्ड एज sp3d। क्या पॉसिबल है? sp3d। या तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इसमें दो पॉसिबिलिटी लिखते हैं हम लोग, सर कोई बात नहीं, इसको sp3d लिख देते हैं, sp3d। इफ कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6, if coordination numbers will be 6 then hybridization will be sp3d2, it will be sp3d2। ये sp3 रहेगा तो ज्योमेट्री रहेगा टेट्राहेड्रल, dsp2 रहेगा सो दैट विल बी स्क्वायर प्लैनर, sp3d रहेगा दैट इज कॉल्ड एज dbp, और इसको हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल। लिख देता हूं, दिस विल बी टेट्राहेड्रल, दिस विल बी स्क्वायर प्लैनर, this will be trigonal bipyramidal and this will be octahedral। तो उन्होंने बोला कि इतने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है और इन हाइब्रिडाइजेशन से हम ये पता लगा सकते हैं कि वो किस प्रकार के ज्योमेट्री को शो करेगा। उन्होंने एक बात ये भी बोला था, कभी कभी ये d ऑर्बिटल जो होता है वो दो तरीके से यूज करते हैं। कैसे? या तो हम d ऑर्बिटल n शेल का यूज करेंगे या तो d ऑर्बिटल n-1 का यूज करेंगे। टू पॉसिबिलिटीज आर देयर। क्या बोला कि ये मेटल जो है ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के टाइम पे d ऑर्बिटल दो तरीके से यूज कर सकता है, या तो ये n शेल का मतलब वैलेंस शेल का d ऑर्बिटल यूज करेगा, या तो ये पेनल्टीमेट शेल का d ऑर्बिटल यूज करेगा। इफ ये वैलेंस शेल का d ऑर्बिटल यूज करता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3d2। क्या होना चाहिए? sp3d2। इफ ये इनर ऑर्बिटल का इनर शेल का पेनल्टीमेट शेल का d ऑर्बिटल यूज करता है सो हाइब्रिडाइजेशन विल बी dsp3। और जब वो इनर शेल का d ऑर्बिटल यूज करेगा तो उसको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कंपाउंड, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इफ वो आउटसाइड का यूज करेगा तो उसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो यहीं पे उन्होंने कॉम्प्लेक्स को ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। वो ऐसे ही इसको भी कर सकता है, किसको? sp3d को, कि वो dsp3 है कि वो sp3d है। इफ वो dsp3 रहेगा सो इट विल बी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उन्होंने इनर शेल का पेनल्टीमेट शेल का d ऑर्बिटल यूज किया है। डिड यू गेट माय पॉइंट? एग्जांपल बताता हूं मैं। इफ हम ऐसे करते हैं, Fe है हमारे पास, या तो कोई भी एक m मेटल है और इसके पास d9 है। कितने हैं? d9। d9 का मतलब d के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स है। हियर d ऑर्बिटल हैविंग 1 2 3 4 एंड 5 ऑर्बिटल्स। तो ये रहेगा 3d, सो दिस विल बी 3d। यहाँ पे आएगा 4s, यहाँ पे आएगा 4p और यहाँ पे आएगा 4d। दिस इज s ऑर्बिटल, दिस इज 3p ऑर्बिटल एंड दिस इज d ऑर्बिटल। 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर? यहाँ पे d9 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी देयर। इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। तो इससे क्या हो गया कि ये जो रहेगा वो इस d ऑर्बिटल को यूज नहीं कर सकता है, और जब ये इस d ऑर्बिटल को यूज नहीं करेगा तो क्या होगा?
पहला जो लिगेंड आएगा वो कहाँ पे जाएगा, वो पहला जो लिगेंड रहेगा वो 4s में जाएगा, दूसरा लिगेंड जाएगा 4p में, तीसरा जाएगा 4p में, चौथा जाएगा 4p में, पांचवा जाएगा यहाँ पे और सिक्स्थ वाला जाएगा यहाँ पे। समझे बात को समझ रहे हो नहीं समझ रहे? हर एक बात मैं अच्छे से बोल रहा हूँ, जो बातें बोल रहा हूँ ध्यान रखना है, समझना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। ये थियरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये समझ में आएगी तो ये आएगा, अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या किया हमने, जो d ऑर्बिटल यूज किया है इसके लिए n का वैल्यू 4 है और हमने यहाँ पे जो d ऑर्बिटल यूज किया हुआ है वो 4th शेल का यूज किया हुआ है, मतलब जितना n का वैल्यू है उसी को यूज किया है, तो ये बन जाएगा sp3d2। सो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा दैट कॉम्प्लेक्स विल बी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सपोज क्लियर है, इज इट क्लियर नाउ? ये समझ में आ रहा है आपको कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या है, ठीक है ना। तो मैंने ये बता दिया कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या रहेगा। इफ ये मान के चलते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d3 है, ये मान के चलते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d3 है, क्लियर। तो इसमें क्या होगा, d के पास जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो 3 रहेंगे। अब तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पे भर देते हैं। अब हमको कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाना है और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए इस मेटल के पास ऑर्बिटल एम्प्टी होना चाहिए, हाफ फिल्ड नहीं होना चाहिए। तो इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल ये भी नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो 3d के पहले 3 ऑर्बिटल आप यूज नहीं कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, 3d के लास्ट के 2 ऑर्बिटल यूज कर सकते हो। तो अब आने वाला लिगेंड क्या करता है, जहां से ऑर्बिटल खाली है वहां से बैठता है। रूल यही है कि जहां से आपको ऑर्बिटल खाली मिली है आपको वहीं पे आके बैठना है। तो आने वाला पहला लिगेंड d में आएगा 3d में, दूसरा लिगेंड 3d में आएगा, तीसरा लिगेंड 4s में आएगा, चौथा लिगेंड 4p में आएगा, पांचवा लिगेंड 4p में आएगा, सिक्स्थ वाला लिगेंड 4p में आएगा। तो अब क्या हुआ है, इसके लिए n का वैल्यू 4 है और उन्होंने मतलब जितना s ऑर्बिटल है s से सामने वाला आउटसाइड वाला d यूज किया होता आउटर ऑर्बिटल, s के इनर में गया है तो इसको बोलेंगे हम लोग इनर ऑर्बिटल। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन रहेगा दैट विल बी dsp3। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा ये कैसा रहेगा, dsp3, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे ये देखने का काम करते हैं कि which will be the inner orbital complex and which will be the outer orbital complex। Is it clear? ये बात यहाँ तक क्लियर है कि इनर ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है और आउटर ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। ओके, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, यहाँ पे कुछ काम नहीं है, ठीक है। अब उन्होंने ऐसा बोला था कि ये जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है इसको उन्होंने बोला दिस विल बी हाई स्पिन, दिस विल बी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और इनर ऑर्बिटल को बोला है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इनको बोला है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया है और मेरे हिसाब से अभी आपको कुछ थोड़ा समझ में भी नहीं आएगा। अभी इतना याद रखना है, जो इनर ऑर्बिटल रहेंगे वो लो स्पिन रहेंगे, जो आउटर ऑर्बिटल रहेंगे वो हाई स्पिन रहेंगे। आगे मैं इसी थ्योरी में बताऊंगा कि लो स्पिन और हाई स्पिन क्यों होता है, ठीक है, इसका रीजन आगे पता चलेगा। ये तो बात हुई मेटल की, अब बात करते हैं लिगेंड की। तो लिगेंड में ऐसा कहा जाता है, लिगेंड के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लिगेंड के पास क्या होना चाहिए, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और इफ लिगेंड के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ही वो बॉन्ड बनाएगा। उन्होंने बोला कि ये जो लिगेंड्स होते हैं उस लिगेंड को 2 तरीके से क्लासिफाई किया, जितने भी लिगेंड्स हैं उन्होंने उनको 2 तरीके से क्लासिफाई किया। उन्होंने बोला कि कुछ लिगेंड जो रहेंगे वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और उन्होंने बोला कुछ लिगेंड्स जो रहेंगे वो वीक फील्ड लिगेंड रहेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लिगेंड को उन्होंने बोला है कि दीज आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड सम लिगेंड्स आर वीक फील्ड लिगेंड्स, ठीक है।
अब ये क्या होते हैं, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिया होगा इसी चैप्टर में, अभी नहीं देखना है, बाद में देखना है, ठीक है। तो इसी चैप्टर में आगे एक दो पेज के सामने जाओगे तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नाम का एक सीरीज दिया होगा, उसमें लिखा जाएगा कि वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होते हैं। सिंपल वर्ड में मैं आपको बताऊं तो हम यहाँ पे लिखेंगे CNOX। ये एक ट्रिक है जिससे हम लोग याद रख सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। 95% ये काम करता है। अब ट्रिक बोले तो 100% काम करेगा, तो ऐसा ट्रिक आप मुझे बताओ, या तो मैं ये बताता हूँ कि नॉर्मली ये ट्रिक काम करता है। उनके हिसाब से जिसमें कार्बन होता है वो गुड डोनर होते हैं, कार्बन एज अ डोनर एटम का काम करेगा, सो इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। जिसमें नाइट्रोजन एज अ डोनर एटम होता है, इन दोनों को स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोलते हैं। जिसमें ऑक्सीजन या तो हैलोजन एज अ डोनर एटम का काम करेगा, उसको हम लोग वीक लिगेंड बोलते हैं। और बीच में आता है H2O, बीच में कौन आता है H2O। तो H2O के एक साइड में स्ट्रॉन्ग लिगेंड आते हैं और एक साइड में वीक लिगेंड आते हैं। तो H2O को बीच में रखा है, एक को स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोला है और दूसरे को वीक लिगेंड बोला है। ये ठीक है, कार्बन जब डोनर एटम का काम करता है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा। जिसमें नाइट्रोजन एज ए डोनर एटम का काम करेगा, ये भी क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करेगा। जिसमें ऑक्सीजन एज ए डोनर एटम का काम करेगा, वो जो रहेगा वो यहाँ पे वीक लिगेंड का काम करेगा। और साथ में हैलोजन जब रहेगा तो ये भी यहाँ पे क्या करेगा, वीक लिगेंड का काम करेगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा और कौन वीक फील्ड लिगेंड रहेगा, ठीक है। अब क्या होता है, ये है इतना, ठीक है। तो अभी तक हमने जो देखा वो क्लियर होना चाहिए। उन्होंने बोला है कि मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल और लिगेंड के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल और लिगेंड के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। और जब वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैप करने के बाद ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। ये क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। और ये वाला जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, इट इज प्योरली कोवैलेंट। तो ये प्योरली कैसे होना चाहिए, दिस इज प्योरली कोवैलेंट, प्योर कोवैलेंट। बिकॉज कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफ वो अनइक्वल शेयरिंग है तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इक्वल शेयरिंग रहेगा तो उसको बोलेंगे नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड। तो उन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, ये वाला जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा वो हमेशा प्योर कोवैलेंट होना चाहिए। उसके बाद बीबीटी ने बोला कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी। उन्होंने बोला कि जिसके पास एटलीस्ट वन अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा दैट विल बी पैरामैग्नेटिक, और जिसके पास सभी के सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहेंगे दैट विल बी डायमैग्नेटिक। तो ये बातें उन्होंने बता दी और एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन भी किया कि विच मॉलिक्यूल विल बी पैरामैग्नेटिक एंड विच मॉलिक्यूल विल बी डायमैग्नेटिक। साथ में उन्होंने मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला बताया। मैग्नेटिक मोमेंट जिसको हम लोग म्यू से शो करते हैं, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला था इन ब्रैकेट n into n plus 2 bm बोहर मैग्नेटॉन। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट। और यहाँ पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो n का मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। इफ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन विल बी जीरो, सॉरी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन विल बी जीरो, देन म्यू का वैल्यू जो रहेगा वो जीरो रहेगा। व्हेन अनपेड इलेक्ट्रॉन विल बी 1, सो दैट विल बी 1.73। इफ अनपेड इलेक्ट्रॉन विल बी 2, दिख रहा है, कट रहा है, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। दिस इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट। जीरो तो जीरो रहेगा, 1 रहेगा तो 1.73 रहेगा, 2 रहेगा तो ये 2.83 बन जाएगा, सॉरी 87 बन जाएगा।
कितना बन जाएगा 2.84 3 रहेगा तो दैट इज 3.87, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे दैट विल बी 4.90 एंड 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन सो 5.93। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड कर सकते हैं, और ये रहेगा मैग्नेटिक मोमेंट को फाइंड करने का फॉर्मूला। ठीक है, तो इतना कुछ बताया इसने वीबीटी ने। अब वीबीटी ने इतना कुछ बताया तो इसको एक्सप्लेन भी करने के लिए उन्होंने कुछ एग्जाम्पल बताए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका एक एक एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, हाँ, अब क्या करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड को सिंपल बताता हूं मैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब ऐसा लिगेंड होता है जो अनपेड को पेड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब देखो क्लास में जब कुछ सर आते हैं, मतलब आपने अभी तक जो पढ़ा है, तो ऐसा होता है कि चलो क्लास में बहुत सारे बच्चे अपसेंट हैं, तो कुछ बच्चे जो है वो सिंगल सिंगल बैठ जाते हैं बेंच के ऊपर, बोलते मुझे यहाँ नहीं बैठना, पीछे जाके बैठना। कोई पीछे बैठ जाता है, कोई आगे कम रहते हैं, पीछे ज्यादा होते हैं। अब कुछ टीचर्स आते हैं, आके पढ़ा के चले जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सिंगल बैठा है, कौन डबल बैठा है, कोई कहाँ पे है। अब कुछ मेरे जैसे मानो आके बोलते कि चलो कोई सिंगल में बैठेगा, सभी डबल डबल बैठो। तो आपने क्या किया, जो सिंगल बैठे थे वो डबल बन गए। तो पहले जो टीचर आए थे आप लोग के सब उन्होंने तो कुछ नहीं बोला, वो तो हम सिंगल उस टाइम में भी बैठ रहे थे, आप क्यों हमको बोल रहे हो, बोला मुझे नहीं पसंद। तो मैंने बोला चलो बैठना है तो डबल डबल बैठो। तो आप क्या करोगे, जो सिंगल बैठे थे वो डबल हो जाओगे। तो यही काम करते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड। तो पहले जो आए थे वो वीक लिगेंड का काम करेंगे, और अब मैं आया हूं तो मैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करूंगा। दैट इज सिंपल। तो ये काम होता है सिंपल स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड में। ये एग्जांपल समझने के लिए, एग्जाम में लिखने के लिए नहीं है। ठीक है, हाँ। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड अनपेड को पेड करता है, वीक लिगेंड अनपेड को अनपेड ही रखता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड वीक लिगेंड। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो एग्जांपल लेते हैं, पहले हम केस 1 देखते हैं एग्जांपल में। ठीक है, केस 1 एग्जांपल में देखते हैं, थ्योरीज के नाम मिटा देता हूं मैं, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, ओके, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हो, ताकि ये मिट जाएगा तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। सो दैट विल बी केस 1, और केस 1 लेता हूं मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। केस 1 लेता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। ठीक है, ये हर एक बातें यहां से क्लियर करूंगा जो थ्योरी में लिखी हुई है। ट्राई करूंगा इस सभी के सभी प्रॉपर्टीज में यहाँ पे एक्सप्लेन करूं प्रॉपर्ली इन गिवन टाइम। पहली बात, पहला जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, निकेल Cl4 एंड ओवरऑल चार्ज इज -2। ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, ये विजिबल दिख रहा है ना आपको, हाँ ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। सो व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल, यहाँ पे जो निकेल है, इस निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +2। कितना रहेगा, +2। सही है ना, निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 ही रहेगा। अब क्या करेंगे, पहले निकेल का एटॉमिक नंबर लिखेंगे। कितना है निकेल का एटॉमिक नंबर, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ निकेल, एटॉमिक नंबर कितना है निकेल का, एनीवन? 28. If atomic number will be 28, this is the atomic number of nickel. So electronic configuration क्या रहेगा, that will be 3d8 4s2, सही है, 4p0 and 4d0। Is it clear? क्या ये सही है? हाँ, लिखने के टाइम पे 4s पहले आता है, 3d बाद में आता है, लेकिन मैं यहाँ पे शेल के हिसाब से जा रहा हूँ, रेडियस के हिसाब से जा रहा हूँ। तो रेडियस के हिसाब से d पहले आता है, और मतलब 3 पहले आता है और 4 बाद में आता है। ठीक है, क्लियर? नहीं समझ रहा है? हाँ, ये तो बात है निकेल की। हम बात निकेल की नहीं कर रहे, हम बात निकेल +2 की कर रहे हैं।
तो अब ये निकेल जो रहेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां से लूज करेगा, वो 3d से लूज करेगा कि 4s से, क्या लगता है? इट विल लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3d और 4s, एंड व्हाई? वैलेंस शेल कौन सा है? 4th शेल, तो इलेक्ट्रॉन लूज कहां से करेगा? 4s से, तो ये बन जाएगा 3d8 4s0 4p0 एंड 4d0। अब इसकी बात करते हैं। सो इस d के पास 5 ऑर्बिटल है, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5, क्लियर? s के पास 1 ऑर्बिटल है, यहां पे p के पास 3 ऑर्बिटल है, और यहां पे d के पास 5 ऑर्बिटल है, क्लियर? ऐसे अब इस d के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो अब क्या करेंगे, इनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे? 1 बाय 1। सो दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन, दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8। हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन विद दिस निकेल? हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन विद निकेल? कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं? सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8 है, और 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड है और 6 इलेक्ट्रॉन पेड है। अब यहां पे जो लिगेंड है वो कौन है? Cl-1। अब ये Cl-1 जो है वो मोनोडेंटेड है या बाइडेंटेड है? Cl-1 इज एक्ट एज अ मोनोडेंटेड और बाइडेंटेड, सो दिस इज अ बाइडेंटेड, नो दिस इज मोनोडेंटेड, ठीक है? तो एक Cl एक बॉन्ड बनाएंगे, 4 Cl 4 बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है? अब क्वेश्चन ये आता है, ये Cl जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है? Cl इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड, क्या लगता है? X मतलब हैलोजन, हैलोजन मतलब वीक फील्ड लिगेंड, और डिफरेंस क्या बोला था? वीक फील्ड क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉन को जैसे बैठना है वैसे बैठो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये आने वाला पहला Cl कहां पे आएगा? 3d में जाएगा, 4s में जाएगा, 4p में जाएगा या 4d में जाएगा, क्या लगता है? आने वाला पहला Cl कहां पे जाएगा? 3d में जाएगा, 4s में जाएगा, 4p में जाएगा, कहां पे जाएगा? 4s में जाएगा। सो आने वाला पहला लिगेंड 4s में चला गया, दिस इज 1 Cl-1। दूसरा जो रहेगा वो यहां पे जाएगा, तीसरा जो रहेगा वो इधर चला गया, चौथा जो रहेगा वो यहां पे गया, 4 लिगेंड खत्म हो गए। तो जिन मेटल के जिस ऑर्बिटल में लिगेंड चला गया है उनको मिक्स करते हैं, कौन से? sp1 p2 p3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा sp3, एंड इफ हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3 देन ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल, समझे बात को? तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है, और इसीलिए ये किसका काम करेगा? टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल का काम करेगा। अब इसके पास टोटल कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? इसके पास टोटल कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? सो टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर 2। इसका मतलब ये डायमैग्नेटिक नहीं रहेगा, दिस विल बी पैरामैग्नेटिक। और इफ ये पैरामैग्नेटिक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना रहेगा? इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होना चाहिए? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर 2, और इफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना रहेगा? दैट मैग्नेटिक मोमेंट विल बी 2.84 बोहर मैग्नेटॉन। क्लियर? नहीं समझा? अरे समझा नहीं समझा? जो ये थ्योरी ने बताया मैं भी आपको वही बात बता रहा था। अब क्या हुआ, यहां पे मेटल के ऑर्बिटल, ये लिगेंड के इलेक्ट्रॉन इन्होंने ओवरलैप किया, यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, और ये थ्योरी बोलती है कि यहां पे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है ये कंप्लीटली कोवैलेंट बॉन्ड है। सही है? क्लियर है ना? हाँ। तो इस प्रकार से हमने अनपेड इलेक्ट्रॉन फाइंड किए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बता दिया, ओवरलैपिंग सब कुछ हो गया इस प्रकार से। ठीक है, अब ये जो एग्जांपल है जिस पर, ये फिर से एक बार लिखता हूं यहां से। ये क्लियर है? दिस इज क्लियर? एनी डाउट? अब सेकंड वाला एग्जांपल थोड़ा सा यहां आ सकता है इधर। ठीक है, हाँ। सेकंड वाला जो एग्जांपल लेता हूं, दैट विल बी निकेल इन ब्रैकेट
Cn/4 ओवरऑल चार्ज -2। ठीक है, तो यहाँ पे एक Cn के ऊपर -1 है, दो Cn के ऊपर -2 है, एक Cn के ऊपर -1 है, दो Cn के ऊपर चार Cn के ऊपर -4 रहेगा, -4 राइट साइड में जाएगा, +4 बनेगा, +4 -2 निकेल हैविंग +2 ऑक्सीडेशन। सही है, तो इसमें निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +2। तो मैं पहले नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक लिखूंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर +2 का लिखूंगा, ऐसे नहीं करूंगा। अब डायरेक्टली मैं निकेल +2 का ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा। डिड यू गेट माय पॉइंट? अब मैं डायरेक्टली निकेल +2 का ऑक्सीडेशन नंबर लिखूंगा डायरेक्टली, सॉरी निकेल +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये वाला स्टेप यहाँ पे स्किप कर दिया मैंने टाइम बचाने के लिए। सो दिस विल बी 3d8, this will be 4s2, sorry 4s0, this will be 4p0 and this will be 4d0। अब यहाँ पे जो d ऑर्बिटल है, इज इट विजिबल? तो यहाँ पे जो d ऑर्बिटल है इसके पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 5 है, ऐसे। दिस इज s ऑर्बिटल, दिस इज p ऑर्बिटल एंड दिस इज d ऑर्बिटल। इस प्रकार से समझे बात को? हो गया? हाँ। अब इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी इस निकेल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? इस निकेल के पास 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। सही है? क्लियर? अब यहाँ पे हमने जो लिगेंड यूज किया हुआ है वो कौन है? C∧N। N के पास लोन पेयर है और कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है। कार्बन भी इलेक्ट्रॉन रिच है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन रिच है। नॉर्मली देखा जाएगा तो यहाँ पे Cn लिखा हुआ है, मींस कार्बन इज अ डोनर एटम। मैंने बोला था लिखने के टाइम पे ध्यान रखना है, यहाँ पे Cn लिखा है कि Nc लिखा है। Nc लिखा होता तो नाइट्रोजन डोनर एटम रहेगा, यहाँ पे Cn लिखा है तो कार्बन इज अ डोनर एटम। और जब डोनर एटम कार्बन होता है तो वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करता है। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है? उसको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पसंद नहीं है, वो क्या करेगा? जितने अनपेयर्ड दिख रहे हैं उनको पॉसिबल हो उतने पेयर में कन्वर्ट करेगा। तो इसके पास जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या वो पेयर बन सकते हैं? पॉसिबल है? इसके पास जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या वो पेयर बन सकते हैं? हाँ। कैसे? ये डी का लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इसको यहां भेज दिया और यहां पे लेके जाने का पूरा कंट्रीब्यूशन किसका है? Cn का। क्यों? अब ये इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं पहले हमने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया तब तो ये प्रॉब्लम नहीं आया। तो क्लोरीन, इसने बोला कि क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हूं, इसलिए वो Cn ऐसा काम नहीं करेगा, लेकिन मैं ऐसा काम करता हूं, मुझे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं पसंद। तो अब क्या हो गया? इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। पहले अनपेयर्ड था, अब अनपेयर्ड नहीं है। सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, 0 हो गए। अब लिगेंड कितने हैं? 4। तो क्या लगता है पहला लिगेंड कहां पे आएगा? 3D में आएगा, 4s में आएगा, 4p में जाएगा या 4d में जाएगा? आने वाला पहला लिगेंड कहां पे जाएगा? 3D में जाएगा, 4s में जाएगा, 4p में जाएगा, 4d में जाएगा। तो आने वाला पहला लिगेंड यहां चला गया, दूसरा लिगेंड यहां पे चला गया, तीसरा लिगेंड यहां चला गया, चौथा लिगेंड यहां पे गया, लिगेंड हो गए खत्म। अब क्या करो? जहां पे लिगेंड गए उनको मिक्स करो। कौन कौन है? S है, सॉरी D है, S है, P है और P है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए इसका हाइब्रिडाइजेशन? क्या होना चाहिए इसका हाइब्रिडाइजेशन? तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा वो रहेगा DsP2। क्या होना चाहिए? DsP2। और इफ इसका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 रहेगा, इसका मतलब इसका ज्योमेट्री जो रहेगा वो क्या रहेगा? स्क्वायर पैनल। वेर्नर्स ने ये नहीं बताया था कि कौन सा मॉलिक्यूल क्यों स्क्वायर पैनल रहेगा और क्यों टेट्राहेड्रल रहेगा।
हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा ये तो बताया था उन्होंने, लेकिन 4 वाले में से कुछ टेट्राहेड्रल होते हैं और कुछ ऑक्टाहेड्रल होते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ में स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं और कुछ में वीक लिगेंड होते हैं। ये बात वेर्नर्स ने नहीं बताई थी, और इसीलिए ये हम वेर्नर्स का लिमिटेशन बोल सकते हैं, और उस बात को वीपीटी ने यहाँ पे क्लियर किया। मतलब दोनों में मेटल सेम है, दोनों में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम है, लेकिन लिगेंड डिफरेंट होने की वजह से, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होने के बाद भी लिगेंड डिफरेंट होने की वजह से उनका दोनों का ज्योमेट्री और दोनों का हाइब्रिडाइजेशन जो रहेगा वो कैसा रहेगा, डिफरेंट रहेगा। समझे बात को? नहीं समझे? ठीक है, तो ये था वीबीटी का। इस वीबीटी में हमने केस 1 देखा है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। तो सिंपल सी बात है, हमारा केस 2 जो रहेगा वो होना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, क्योंकि इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स जो होते हैं या तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले होते हैं या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले होते हैं, और इसीलिए हम केसेस भी वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल हम लोग देखेंगे केस 2 जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा, और इस प्रॉपर्टी को स्पेशली ये 2 बातें देखेंगे, और उसमें हाई स्पिन और लो स्पिन भी देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस पार्ट में इतना ही, टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।